ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आर्टिकल 29, 30 एंड 31, है ना। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 32 पर। अच्छा, 32 पर चलो तो फिर से एक क्विक रिवीजन। जैसे कि हमें फंडामेंटल राइट्स जब हम बात करते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक आता है? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है, 12 से 35 तक आता है। इसमें हमने 6 मेजर जो फंडामेंटल राइट्स है उनके बारे में पढ़ना है, जिसका ट्रिक क्या होता है? समान स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का शोषण होता है, शोषण होता है, और धार्मिक शिक्षा का उपचार होता है, उपचार होता है। यानी समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर के 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24, ठीक है, धार्मिक शिक्षा का 25 से 28, और एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट 29, 30, ठीक है, 29, 30। 31 था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसे हटा दिया गया और वो अब लीगल राइट बन गया। अब हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे फंडामेंटल रेमेडीज। फंडामेंटल रेमेडीज यानी आर्टिकल 32। देखो, फंडामेंटल रेमेडीज का क्या मतलब है, इसको पहले समझते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हमारे फंडामेंटल जितने भी राइट्स हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो हम कहाँ जाएंगे, उन्हें उनका ट्रीटमेंट कौन करेगा, है कि नहीं? कौन देखेगा कि भाई किसी भी इंसान के, किसी भी भारतीय नागरिक का जो फंडामेंटल राइट्स है उसे वायलेट किया जा रहा है। इसी के बारे में सारी की सारी चर्चा किसमें दी हुई है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, ठीक है। अब देखो, ये जो आर्टिकल 32 है ना, ये पूरे फंडामेंटल राइट का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि अगर यही ना रहे तो बाकी के जितने भी राइट्स हैं उनके होने की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्योंकि ये समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक शिक्षा, ये सब रहेंगे, लेकिन इनका वायलेशन होगा और इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं रहेगा। इसीलिए आर्टिकल 32 को फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकार को मूलभूत अधिकार बनाने वाला मूलभूत अधिकार कहा जाता है। क्या कहा मैंने? हाँ, यानी फंडामेंटल राइट बनाने वाला फंडामेंटल राइट कौन सा आर्टिकल है? 32, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, मूलभूत अधिकार को मूलभूत अधिकार बनाने वाला मूलभूत अधिकार आर्टिकल 32 है। इसका महत्व इतना है कि इस आर्टिकल को बाबा भीमराव अंबेडकर ने सोल कहा था। क्या कहा था? सोल एंड हार्ट, हार्ट एंड सोल, ठीक है, हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा, हृदय और आत्मा, किसे कहा था? आर्टिकल 32 को, ठीक है। ये याद रखना, कई बार पूछता है डायरेक्ट कि किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को। क्या पॉइंट याद रखना है पहले? हार्ट एंड सोल, ठीक है, हार्ट एंड सोल। उसके बाद फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट बनाने वाला फंडामेंटल राइट कौन है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, ठीक है। अब ये कैसे बाकी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है? तो ये जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दो कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो इन आर्टिकल के, यानी कौन कौन से, जैसे 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28 या 29 से 30, इनसे रिलेटेड कोई भी मुद्दा आता है, वो क्या कर सकते हैं? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के ऑर्डर जारी कर सकते हैं। क्या जारी कर सकते हैं? ऑर्डर। इन्हीं ऑर्डर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म या लीगल टर्म में रीट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
रीट, ठीक है, रीट। रीट मतलब ऑर्डर, ऑर्डर कौन जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत ये ऑर्डर को जारी करता है। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान से समझना इस चीज को। कई बार ये डायरेक्ट पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है, 226 के तहत। अब ये जो 32 के तहत है, तो सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर कोई मुकदमा है तभी वो रीट जारी कर सकता है, यानी किसी को ऑर्डर दे सकता है। समझ आ रहा है? सिर्फ किससे रिलेटेड? फंडामेंटल राइट से। ओनली, याद रखना ये टर्म, ओनली, ओनली फंडामेंटल राइट, ओनली फंडामेंटल राइट। लेकिन ये जो हाई कोर्ट है, ये किसी भी मैटर पर किसी को भी ऑर्डर जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है, ऑन एनी मैटर, ऑन एनी मैटर। अभी समझाऊंगा क्या इन सब का मतलब है, चलिए पहले एक ग्लिम्स समझते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कौन करता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा किसी भी दूसरे आर्टिकल्स का वॉयलेशन होता है तो वो ऑर्डर दे सकती है इस आर्टिकल 32 के तहत? नहीं। अच्छा, अगर किसी को नागरिकता से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 5 में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? नहीं जा सकता। पहले उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगा। लेकिन अगर आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में किसी भी आर्टिकल का वॉयलेशन होता है तो कोई भी इंसान डायरेक्टली कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन अगर किसी भी इंसान का जैसे आर्टिकल 5 अगर वॉयलेट होता है तो क्या वो हाई कोर्ट जा सकता है? जा सकता है ना, हाई कोर्ट। हाँ, हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट जा सकता है। तो कई बार ये डायरेक्ट सवाल पूछता है कि किस टर्म्स में या किस वक्त हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हो जाती है? हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हो जाती है। ध्यान से समझना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि किस वक्त हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हो जाती है। तो वो रीट निकालने के मामले में, रीट इशू करने के मामले में, यानी ऑर्डर देने के मामले में हाई कोर्ट का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हो जाता है। समझा? क्यों, कैसे ज्यादा? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर कोई मुकदमा है वो ही रिट जारी करेगा, और हाई कोर्ट किसी भी चीज से रिलेटेड मुकदमा रहेगा वो रिट जारी कर सकता है, ठीक है। जैसे पहले जो प्रॉपर्टी का राइट था, पहले फंडामेंटल राइट था, ठीक है, लेकिन अब फंडामेंटल राइट नहीं है। तो किसी का अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने जबरदस्ती ले लिया तो क्या क्या वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? नहीं जा सकता। पहले उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। मतलब ये 3 लेयर को क्लियर करना पड़ेगा, तीनों लेयर से अब गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर वही डायरेक्ट अगर 226 का इस्तेमाल किया जाए तो डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट उसके प्रॉपर्टी को लेकर के रीट जारी कर सकता है, इशू कर सकता है। समझ में आया? अरे रीट का मतलब ऑर्डर रे, देख लिखा है ना। हाँ, रीट मतलब ऑर्डर, ऑर्डर देने को ही लीगल टर्म में रीट कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब देख, ये जो रीट है, रीट, रीट लैटिन भाषा का वर्ड है, समझा? रीट जो है लैटिन भाषा का वर्ड है, और रीट का क्या मतलब होता है? ऑर्डर देना, ऑर्डर देना। तो कहेगा कि फंडामेंटल राइट के जो गार्डियंस हैं वो किसे कहते हैं? तो जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो गार्डियंस ऑफ फंडामेंटल राइट किन्हें कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। गार्डियंस कहो, प्रोटेक्टर कहो, जो भी कहना है कह लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट का गार्डियन या प्रोटेक्टर कहा जाता है। अब देखिए जो रीट होते हैं ये 5 तरीके के होते हैं, ठीक है। रीट मतलब ऑर्डर, ये 5 तरीके के होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं हीबियस कॉर्पस, ठीक है, हीबियस कॉर्पस, हीबियस कॉर्पस, हीबियस कॉर्पस, ठीक है। थोड़ा सा हीबियस कॉर्पस, हीबियस कॉर्पस, हीबियस कॉर्पस। पहले सब एक साथ याद करवा देता हूँ, फिर इसके बारे में समझाता हूँ। दूसरा होता है मैंडामस, 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 मैंडामस। तीसरा होता है को वारंटो, को वारंटो, को वारंटो, को वारंटो, को वारंटो। चौथा होता है प्रोहिबिशन, 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 प्रोहिबिशन। और पांचवा होता है सर्टियोररी। क्या होता है? सर्टियोररी, सर्टियोररी, सर्टियोररी। तो टोटल कितने रीड्स हैं? 5। कौन कौन से? हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, को वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्टियोररी, सर्टियोररी, सर्टियोररी। अब हिंदी में अगर बताना है तो हीबियस कॉर्पस को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंडामस को कहते हैं परमादेश, को वारंटो को कहते हैं अधिकार परीक्षा, प्रोहिबिशन को कहते हैं प्रतिषेध और सर्टियोररी को कहते हैं उत्प्रेषण। इसको हिंदी में समझाना रहेगा तो समझा देना, ठीक है। हाँ, बता। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कितने तरीके के रीट जारी कर सकते हैं? 5 तरीके के। कौन कौन से? हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी। इसको ऐसे ही याद कर लेना, लाइन से ही, जैसे मैंने बताया एकदम ऐसे ही, ठीक है। वापस बोलो, बोलो। पहला हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, हाँ, को वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्टियोररी। फिर से वापस से हेबियस कॉर्पस, कॉर्पस, मैंडामस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी। फिर से वापस एक बार अगेन वापस। हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, मैंडामस, को वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्टियोररी। ठीक है। अब देखो पहला जो कहता है हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण यानी कि किसी जिस बंदे या बंदी को पकड़े हो उसे प्रत्यक्ष हमारे सामने लाओ, ये कोर्ट आदेश देती है। अब पहले समझो, जैसे कि मान लो किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया, ठीक है, किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया या पुलिस वाले ने तुम्हें अरेस्ट किया और 24 घंटे से अधिक तुम्हें पुलिस लॉकअप में रख दिया, तुम्हें छोड़ा ही नहीं, वहां पर बहुत पिटाई करी। तो तुम्हारे अगर घर वाले, देखो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि जब भी पुलिस पकड़ती है तो उसे 24 घंटे के अंदर उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने ले जाना रहता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें पकड़ने के बाद अगर पुलिस वाले ने मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले गया, तुम्हें लॉकअप में ही रखा, तो तुम्हारे घर वाले जाएंगे कहां पर? जज के सामने, सुप्रीम कोर्ट में। सीधा कहेंगे कि 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं और हमारी बच्ची जो है उनको उसको छोड़ा नहीं गया है। तब वहां से जो कोर्ट रहेगी, कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अगर नजदीक है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट नजदीक है तो हाई कोर्ट चले जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रहती है वो क्या वो करती है? एक ऑर्डर निकालती है। क्या ऑर्डर? हीबियस कॉर्पस, हीबियस कॉर्पस। वो कहेगी, अपना जो टाइपर रहेगा वहां पर, तो काम करो, कौन सा पुलिस थाना है वो एरिया का, वहां का इंचार्ज कौन है, उसके नाम पर एक ऑर्डर लिखो, हीबियस कॉर्पस। और जैसे ही हीबियस कॉर्पस ये फैक्स उस पुलिस स्टेशन में जाएगा, सारे पुलिस वाले समझ जाएंगे कि ये अब मैटर चला गया है
कोर्ट के पास और तुरंत जो भी इंसान रहेगा उसे रिलीज कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां का जज क्या कर देगा, उस इंचार्ज को या पूरी पुलिस स्टेशन को ही सस्पेंड कर सकता है। समझ में आया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो वो क्योंकि अभी जो ये रहेगा जज रहेगा, जज के पास तो तुम्हारे घर वाले गए, वो सुना कह देंगे कि हमारी बेटी को पुलिस वाले पकड़ ले गए हैं और वो 24 घंटे से अधिक हो गया है एक दिन से और उसे छोड़ नहीं रहे हैं। तो पहले जज पुलिस को पहले एक ऑर्डर देगी, देखो अगर तुमने पकड़ा है तो उन्हें छोड़ दो और किसी वजह से पकड़े हो तो उसे मेरे पास लेकर के आओ, विद इन 24 आवर तुम्हें उसे मेरे पास प्रेजेंट करना ही है। अगर पुलिस वाले ने ये ऑर्डर को नजरअंदाज किया और फिर से तुम जाकर के कहते हो कि देखिए सर मैंने आपके यहाँ अपील करी थी, आपने हिबियस कॉर्पस लगाया था लेकिन अभी भी मेरी बच्ची को नहीं छोड़ा गया है, तब वहां से किसका डंडा चलेगा, जज का डंडा, और वो पूरी की पूरी पुलिस स्टेशन को क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो हिबियस कॉर्पस को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया गया, देखो ये जितने भी वर्ड है ना सारे के सारे लैटिन है, चाहे वो हिबियस कॉर्पस हो, मैंडामस हो, को वारंटो हो, प्रोहिबिशन हो, सर्टियोररी हो, एक कौन से वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है। तो इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, ठीक है, बॉडी यानी किसी भी इंसान को शरीर के साथ मेरे सामने लाओ, सह शरीर। उसका ये नहीं कि तुम वीडियो भेज दो मुझे, देखिए सर मैंने छोड़ दिया है, या फोटो भेज दो कि देखिए सर हमने छोड़ दिया है, उसे शरीर के साथ कोर्ट के सामने पेश करो। समझ में आया क्या? हाँ, तो हिबियस कॉर्पस कई बार क्वेश्चन पूछता है, 4 दे देगा, कहेगा कि इसमें से कौन सा रीट है जो इंडिविजुअल लेवल पर लोगों के लिए फायदेमंद है, यानी हर एक इंसान के लिए जारी किया जाता है हिबियस कॉर्पस, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए जारी किया जाएगा कौन सा रीट, हिबियस कॉर्पस, हिबियस कॉर्पस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट इज फॉर पर्सन या इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स। इतना समझ में आया? तो तुम्हें फ्री कर दिया जाएगा, तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। और फ्री नहीं किए गया 24 घंटे के अंदर, तब क्या हो जाएगा, जो भी स्टेशन रहेगा या जो भी इंसान रहेगा उसके ऊपर फिर कार्रवाई। इतना क्लियर? अब उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पर, मैंडामस की पर, ठीक है, मैंडामस, मैंडामस, मैंडामस को हिंदी में कहते हैं परमादेश, परमादेश यानी सबसे बड़ा आदेश, सबसे बड़ा ऑर्डर, परमादेश, ठीक है, परमादेश। ये कब होता है, कोर्ट कब इश्यू करता है, कि अगर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहां के लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है, तुम वहां गई पढ़ने के लिए और देख रहे हो कि वहां पर मैडम जी आकर के बात कर रही हैं, या टीचर हैं वो लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है, एग्जाम आ रहा है लेकिन जो सिलेबस है वो पूरा हो नहीं रहा है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट में अपील कर सकते हो कि देखिए सर या मैडम, हम लोग जो है बीएससी के स्टूडेंट हैं या जो भी क्लास के स्टूडेंट हैं, हमारा एग्जाम सेंटर पास आ रहा है, हमारे जो टीचर हैं वो कोई भी पोर्शन को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, हम कैसे, हमारा तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। तब वहां पर कोर्ट कहेगा अच्छा ऐसी बात है, तब कोर्ट उस स्कूल का नाम पूछेगा, ठीक है, तुम्हारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मतलब कि थोड़ा फोटोज हो कि हाँ देखिए ये लोग नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि सीधा चले जाओ और कह दो और बात मान लेंगे, कुछ एविडेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वहां पर वो जो स्कूल रहेगा, स्कूल के नाम पर एक ऑर्डर इशू किया जाएगा, उसमें लिखा रहेगा कि हम यानी कोर्ट तुम्हें आदेश देते हैं कि आप अपने सिलेबस को इतने इतने दिन के अंदर पूरा कीजिए, अगर ये नहीं किया जाता है तब उस स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा या उस स्कूल के जो टीचर होंगे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। समझ में? उसी तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर अच्छे से इलाज नहीं कर रहा है, वहां का गवर्नमेंट टीम कोई काम नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में भी हम
कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट उन्हें भी ऑर्डर देगा, देखो भाई अपना अपना काम ठीक से करो, लोगों को अच्छे से इंजेक्शन लगाओ, वैक्सीनेशन ठीक टाइम पर करो, सैनिटेशन का ख्याल रखो, नहीं तो हम क्या करेंगे, उस हॉस्पिटल के जो डीन होंगे या हॉस्पिटल के जो भी कर्मचारी होंगे उन्हें सस्पेंड कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो मैंडामस होता है, मैंडामस परमादेश होता है, ये हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई या गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए अप्लीकेबल होता है। किसके लिए अप्लीकेबल होता है? अप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, या कोई भी सरकारी दफ्तर हो गया, ठीक है। तो बताओ क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर ये मैंडामेस लगाया जा सकता है? वो भी तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर मैंडामेस लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, नहीं लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम जब आखिर आगे पढ़ेंगे तो उनके पास पावर होता है तो किसी भी सजा को अपने आप से माफ कर सकते हैं, है ना। प्रेसिडेंट के पास भी होता है, गवर्नर के पास भी होता है, तो जब हम लोग प्रेसिडेंट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे अच्छे से ये सब कौन से पावर होते हैं। तो बताओ मैंडामस क्या इंडिविजुअल इंसान के लिए होता है? नहीं, ये किसके लिए होता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। अच्छा, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मान लो ठाकुर कॉलेज है, अगर ठाकुर कॉलेज तो गवर्नमेंट है नहीं, प्राइवेट है, वहां पर अगर कोई सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है तो क्या हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि वो कोई प्राइवेट, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। वहां पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होने की वजह से वहां पर ये जो रहेगा तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रहेगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। हाँ, तुम दूसरे मुद्दे को लेकर के, मतलब कि तुम ये कह सकते हो इस आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है उसके तहत नहीं, तुम किसी दूसरे आर्टिकल के तहत जा सकते हो। तुम कह सकते हो कि यहाँ पर लड़कों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, यहाँ पर ये लोग अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं, तो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन अगर तुम ये कहो कि स्पेशली वहाँ के डीन को या वहाँ के जो प्रिंसिपल है या वहाँ के जो टीचर है उनको अगर कोई सस्पेंड करे तो जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। समझ में आया क्या? मैंडामेस के तहत नहीं कर सकता है। मैंडामेस का इस्तेमाल सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही होता है। समझ में आया ना? क्लियर? ओके, आगे बढ़े। अब हम चलते हैं आर्टिकल, अरे तीसरे वाले पर, को वारंटो। को वारंटो, देखो को वारंटो का होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब कि ये कहता है कि भाई तुमने, जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसने अपना कोई काम किया लेकिन वो अपने दायरे से बाहर जाके काम कर रहा है, ठीक है, या दायरे से बाहर जाके काम कर रहा है या अपना काम किसी और से करवा रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में कि ये हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एक क्लर्क है, ठीक है, क्लर्क, क्लर्क का काम है कि भाई वो लिखा पढ़ी करे, जो भी आए वहां सारा का डेटा मेंटेन करे। लेकिन कोई डॉक्टर इस क्लर्क को भेज करके कहे कि जाओ इस पर्सन को इंजेक्शन लगा के आओ, तो क्या इंजेक्शन लगाना इस क्लर्क का काम था? नहीं। अगर इंजेक्शन एक क्लर्क लगाती है तो तुम इस सिचुएशन में भी कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो और कह सकते हो कि देखो मैं इस हॉस्पिटल में गई, वहां पर डॉक्टर की जगह मुझे क्लर्क ने इंजेक्शन लगाया, मेरी जिंदगी को खतरा हो सकता है, उसको पता नहीं कि इंजेक्शन लगाने आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर जो ये रहेगी कोर्ट रहेगी, वो कौन सा रीट जारी करेगी? को वारंटो, को वारंटो। और वो पूछेगी किससे? उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से या डीन से कि अच्छा ये जो क्लर्क ने इंजेक्शन लगाया वो किस अधिकार से लगाया, क्या इंजेक्शन लगाना क्लर्क का काम था? तो अगर डॉक्टर ने कहा नहीं, तब उस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया जाएगा जिसकी ड्यूटी रहेगी कि भाई
तुमने क्यों किसी क्लर्क से इंजेक्शन लगा, मतलब कहा लगाने के लिए, वो किसी की जिंदगी से खेल रहा है, तो डॉक्टर को वहां पर एक अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना पड़ेगा कि सर मैं जो है उस वक्त किसी क्रिटिकल ऑपरेशन में बिजी था और इस इंसान को इंजेक्शन देना भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि क्लर्क काफी टाइम से वो काम कर रही है, तो उसे वहां के जो इंस्ट्रूमेंट है उससे वो परिचित थी, उसको इंजेक्शन लगाने का एक्सपीरियंस था, तो उसने इंजेक्शन इस इमरजेंसी के टाइम पीरियड में लगा दिया। तब ऐसी सिचुएशन में जो ये कोर्ट रहेगी वो कहेगी अच्छा ठीक है, हम आपकी सिचुएशन समझते हैं, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिसका जो काम है वो वही अपना काम करे, बाकी कोई दूसरा ना करे, ठीक है। अगर ऐसा है तो तुम अपने जो हॉस्पिटल में स्टाफ वगैरह बढ़ा दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उसके लिए कोई कोई जो कि गवर्नमेंट स्कूल है, अब वहां पर जो झाड़ू मारने वाला है उसका काम थोड़ी है कि जा करके क्लास लेना, लेकिन अगर किसी टीचर की जगह वो झाड़ू मारने वाला जा करके क्लास ले रहा है, तब इस सिचुएशन में भी कौन सा रेट जारी हो सकता है? को वारंट हो, को वारंट हो, ठीक है, को वारंट हो। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर ये सब चीजें लागू नहीं होती है, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर ये सब चीजें लागू नहीं होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतना क्लियर हुआ नहीं? को वारंट हो, ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं चौथा क्या होगा, फोर्थ, प्रोहिबिशन, है ना, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, देखो प्रोहिबिशन को कहते हैं प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध। अब समझो इस बात को, जो प्रोहिबिशन है ये हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट के डिसीजन पर लगाती है। जैसे सबसे ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए लोअर कोर्ट हो गया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के लिए लोअर कोर्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अगर कोई फैसला, कोई केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, तो इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस पर कौन रोक लगा सकता है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तब उस पर कौन रोक लगा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। इसी हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल भाषा में कहते हैं स्टे ऑर्डर लेना, स्टे ऑर्डर, ठीक है, स्टे ऑर्डर। अगर कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है तो हमें अगर उस पर स्टे ऑर्डर लेना है तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो मुद्दा किससे रिलेटेड होना चाहिए? किसी फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब पता चला कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बाहर का कोई मुद्दा है, तब हम लोग उस पर ये प्रोहिबिशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्रोहिबिशन मतलब क्या? स्टे ऑर्डर लगाना। स्टे ऑर्डर कौन किस पर लगाता है? तो हाई कोर्ट, मतलब कि जो भी हायर कोर्ट रहती है वो अपने से लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स पर लगा सकती है, ऑन गोइंग केस पर, ठीक है, ऑन गोइंग केस, ऑन गोइंग केस पर वो प्रोहिबिशन रिट को जारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर ऐसा समझो कि लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया हो, ठीक है, जैसे केस चल रहा हो, केस खत्म हो गया हो, डिसीजन मिल गया हो, और फिर किसी को पता चला कि ये डिसीजन गलत है, तो फिर से उस डिसीजन पर रोक लगाने का अधिकार, अधिकार किसको है? अपने हाई कोर्ट को। मतलब कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है तो सुप्रीम कोर्ट को। और इसके तहत अगर ऑर्डर, मतलब कि केस खत्म हो चुका है, ऑर्डर जारी हो चुका है, तब ऐसी सिचुएशन में जो रिट जारी किया जाएगा उसे कहते हैं सर्टियोररी, सर्टियोररी, ठीक है, सर्टियोररी। सर्टियोररी की सिचुएशन में है जब केस खत्म हो जाए, ठीक है, केस खत्म हो जाए। इसका एग्जांपल समझो कि जैसे यहाँ यूपी और यहाँ बिहार, ठीक है,
बिहार, यूपी से कोई पर्सन गया बिहार में और इसने बिहार में किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया। अब बताओ, जब बिहार में मर्डर किया तो उसको बिहार पुलिस पकड़ेगी, सारा का सारा जो छानबीन है वो कहाँ चलेगा, बिहार के पुलिस स्टेशन में, और वहीं के कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट हो गया या आसपास वहां का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वहां पर केस चलेगी, बरोबर। लेकिन मान लो कि कोई मामला हो गया कि यहाँ से पर्सन मर्डर वर्डर करके भाग के आ गया यूपी में, और उसका केस लखनऊ हाई कोर्ट में चलने लगा, इसमें चलने लगा, लखनऊ हाई कोर्ट में चलने लगा, हाई कोर्ट में चलने लगा। और यहाँ पर यूपी में, क्योंकि वो यूपी का था, दबंग इंसान था, उसने जो है पैसे वैसे खिलाए और वहां से लखनऊ हाई कोर्ट से वो बरी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बरी हो गया, मतलब उसे फ्री कर दिया गया, फ्री कर दिया है, हाँ, उसे रिलीज कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। और बाद में लोगों को रियलाइज हुआ, मतलब कि हाई कोर्ट ने तो कह दिया ठीक है तुम फ्री हो गए, और बाद में लोगों को रियलाइज हुआ उसने मर्डर किया था बिहार में, केस चलना चाहिए था बिहार में, उसका डिसीजन लखनऊ हाई कोर्ट कैसे दे सकती है, बरोबर। तो फिर इस केस में जो बिहार के लोग रहेंगे वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे देखिए इसने आर्टिकल 21 का वो वायलेशन किया है, किसी की हत्या कर दी है, राइट टू लाइफ, है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हत्या कर दी है। और जो यूपी की ये हाई कोर्ट है, लखनऊ हाई कोर्ट, उसने क्या कर दिया, इसे बरी कर दिया है। तब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ऐसे कैसे हो गया, जो है मर्डर हुआ बिहार में, केस चलना चाहिए था बिहार में, ये यूपी के कोर्ट ने कैसे डिसीजन सुना दिया, उसके डिसीजन को रद्द कर दो। और उस सिचुएशन में जारी किया जाएगा क्या, सर्टियोररी, और उसको जो फ्री करने का डिसीजन दिया गया था उसको खत्म कर दिया जाएगा, और केस वापस से कहाँ चलने लगेगा, बिहार कोर्ट, ठीक है, पटना हाई कोर्ट में चलने लगेगा, और उसके आगे की प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी। तो कितना क्लियर हुआ, 5 तरीके के रिट्स, मतलब 5 तरीके के कौन कौन से रिट्स हैं। पहला हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, और सर्टियोररी, सर्टियोररी, ठीक है। अच्छा, इस पांचों में से इंडिविजुअल्स के लिए कौन सा रिट है, इंडिविजुअल्स के लिए, पहला इंडिविजुअल्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर अपना काम ठीक से ना कर रहे हैं, काम ठीक से ना कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, लेकिन वही गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर उनका काम कोई और कर रहा हो, उनका काम कोई और कर रहा हो, तब इस सिचुएशन में कौन सा रिट जारी होगा, को वारंटो, को वारंटो, यानी किस अधिकार से, ठीक है, किस अधिकार से। और कोर्ट्स के लिए कौन से रिट होते हैं, कोर्ट्स के लिए प्रोहिबिशन और सर्टियोररी, ये दोनों ही किसके लिए हैं, कोर्ट के लिए, ठीक है, कोर्ट के लिए, कोर्ट्स के ऑर्डर के लिए। अगर केस कंटिन्यूअस है तो उसमें अगर रोक लगाना है तो प्रोहिबिशन, लेकिन केस खत्म हो गया है और डिसीजन आ चुका है, उस पर रोक लगाना है तो सर्टियोररी, सर्टियोररी। इतना चीज क्लियर हो गया, ठीक है। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत, हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रीट्स को जारी कर सकता है, 226, और सुप्रीम कोर्ट 32। रीट्स निकालने के मामले में किसकी पावर अधिक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है, भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है, सोल एंड हार्ट, सोल एंड हार्ट। फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर या गार्डियन कौन है, आर्टिकल 32
या यूं कहे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, गार्डियन, ठीक है, गार्डियन या ये क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट बनाने वाला फंडामेंटल राइट कौन सा है? 30। तो 32 पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी बची हुई हम नेक्स्ट लेक्चर में